कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है हमारी इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सारणिक की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और यह प्रश्नावली जो है 4.2 यह त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। इस प्रश्नावली में हमें त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए जाएंगे और उन शीर्षों के निर्देशांक से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे एक सारणिक की मदद से। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की मदद से किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, आइए चलिए सीखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें त्रिभुजों के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सारणिक की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सारणिक का सूत्र रहता है, उसको लिख लेते हैं। देखिए कक्षा 10 में अगर हमको त्रिभुज का निर्देशांक दे दिए जाते थे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास एक सूत्र था कक्षा 10 में, यह आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सूत्र था 1/2 बड़ा कोष्टक शुरू x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का चिन्ह x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता था कक्षा 10 में। किसी त्रिभुज के अगर 3 निर्देशांक हमको ज्ञात होते थे तब इस सूत्र की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। अब सारणिक की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम प्रदर्शित करेंगे ये त्रिभुज के छोटे चिन्ह को बनाकर। बाहर रहेगा 1/2 कोष्टक के अंदर। देखिए सारणिक के अंदर पहली पंक्ति में x1 y1 और पहली पंक्ति के निर्देशांक होंगे जो त्रिभुज के पहला शीर्ष रहेगा x1 y1 और 1, x2 y2 और 1। दूसरी पंक्ति के निर्देशांक के अवयव रहेंगे तीसरी पंक्ति में x3 y3 1। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यह रहेगा सारणिक की मदद से। तो और ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, ये निर्देशांक है त्रिभुज के 3। देखिए पहले निर्देशांक जैसे यहां पर 1,0 दिया है त्रिभुज का निर्देशांक, तो पहले वाले को x1 y1 कहेंगे। दूसरे निर्देशांक दूसरे शीर्ष के जो निर्देशांक दिए गए हैं उसका मान x2 y2 रखेंगे और तीसरे शीर्ष के जो निर्देशांक है ये हो जाएंगे x3 y3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 1,0 6,0 4,3 है। तो ये मान हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सारणिक में रखेंगे। तो बाहर 1/2 सारणिक के अंदर देखिए पहली पंक्ति में x1 y1, तो x1 का मान 1 फिर 0 और तीसरा अवयव है 1। दूसरी पंक्ति के अवयव x2 का मान है 6 और y2 का मान 0, तीसरा अवयव है 1। तीसरी पंक्ति में तीसरे शीर्ष के निर्देशांक रखेंगे 4 और 3 है, तो 4 3 और 1। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। ये कोटि 3 का सारणिक है और कोटि 3 का सारणिक का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने पिछली प्रश्नावली 4.1 में सीखा था। तो अब इस सारणिक का जब हम प्रसार करेंगे, देखिए उस पंक्ति के या उस स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक 0 हो। तो दूसरे स्तंभ में 0 अधिक है क्योंकि यहाँ पर पहला अवयव दूसरे स्तंभ का 0, दूसरा अवयव भी 0, तो इन 0 0 पर हमें इनके संगत जो मान मिलेंगे उप सारणिक के उनका मान 0 हो जाएगा। केवल अवयव 3 पर हमको मान ज्ञात करना होगा अगर हम दूसरे स्तंभ के अनुसार प्रसार करते हैं इस सारणिक का। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे C2 के अनुसार, C2 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का प्रसार करने पर, तो इधर त्रिभुज के क्षेत्रफल का चिन्ह लिखेंगे हम 1/2
और जब हम दूसरे स्तंभ के अनुसार सारणी का प्रसार करेंगे तो दूसरे स्तंभ का पहला अवयव शून्य, दूसरा अवयव भी शून्य है, तो इन पर हमें कोई मान नहीं मिलेगा। और 3 पर मान मिलेगा। तो देखिए 3 का चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह 3/3 कोटि के आव्यूह के जो चिन्ह रहते हैं, पहली पंक्ति के चिन्ह प्लस माइनस प्लस। देखिए पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, और प्लस के बाद माइनस, फिर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो दूसरे स्तंभ के तीसरे अवयव का जो चिन्ह रहेगा उसके आगे चिन्ह आएगा माइनस का। तो अवयव है 3, 3 के आगे चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 के आगे चिन्ह आएगा माइनस का। और अवयव 3 के संगत हमको उपसारणिक लिखना होगा। तो 3 जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, और जिस स्तंभ में है, उस स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो जो 4 अवयव बनेंगे वो अवयव 3 के संगत जो उपसारणिक है उसके अवयव रहेंगे, 1 6 1 1। तो वे आएंगे 1 6 1 1। यह आ गया है अवयव 3 के संगत उपसारणिक के अवयव। अब इसको हल करेंगे, बाहर रहेगा 1/2, माइनस चिन्ह की गुणा +3 से करने पर -3। अब इस कोटि 2 के सारणिक का हम मान ज्ञात करेंगे। तो पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा होगी 1 की गुणा 1 से, फिर माइनस का चिन्ह, फिर दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा होगी 1 की गुणा 6 से। कोष्टक बंद। बाहर 1/2, -3, 1 एकन 1, माइनस 6 एकन हो जाएगा 6, और बाहर 1/2। तो -3, 1 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा -5। तो बाहर 1/2 रहेगा, -3 की गुणा -5 से करेंगे तो 5 दिया हो जाएगा 15, फिर +15 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 15 और बटे में 2। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 में जो पहला भाग में हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है 15/2। तो जो क्षेत्रफल आता है, देखिए क्षेत्रफल जो रहता है वो वर्ग इकाई में होता है, पर यहाँ तो हमको मात्रक ज्ञात ही नहीं है, तो इसी को लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई भी हम इसको कह सकते हैं, 15/2। अब अगला प्रश्न भाग देखिए, प्रश्न संख्या 1 का। इसमें भी हमें किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हमको करना है। तो पहले शीर्ष के निर्देशांक को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को x2 y2 कहते हैं, और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को x3 y3 हम मान लेते हैं। अब त्रिभुज के का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है सारणिक के द्वारा, वो यह है। लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को डेल्टा प्रदर्शित करेंगे। ये रहेगा 1/2 आव्यूह के अंदर पहली पंक्ति के अवयव रहते हैं हमारे x1 y1 1, दूसरी पंक्ति के अवयव x2 y2 और फिर 1, x3 y3 और 1। अब ये सभी शीर्षों के जो निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने माने हैं, ये इस सारणिक में हम रख देंगे। तो बाहर 1/2 और पहली पंक्ति के अवयव हो जाएंगे 2 और 7। x1 और y1 का मान रखेंगे 2 7, और तीसरा अवयव 1। फिर x2 y2 का मान रखना है दूसरी पंक्ति में, दोनों ही 1 है, और तीसरा अवयव भी 1 रहेगा। तीसरी पंक्ति में शीर्ष है x3 और y3, x3 है 10 और y3 है 8, और यहां पर भी आ गया 1। अब इस सारणिक का प्रसार करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुसार अगर हम किसी सारणिक का प्रसार करते हैं तो उस सारणिक का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति के अनुसार ही हम इसका प्रसार करेंगे, क्योंकि ना तो किसी पंक्ति में शून्य है और ना ही किसी स्तंभ में शून्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंक्ति R1, पहली पंक्ति के अनुसार अनुसार सारणिक का सारणिक का प्रसार करने पर, तो जब पहली पंक्ति के अनुसार सारणिक का प्रसार करेंगे तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के आगे हमें चिन्ह लिखना होगा। अब देखिए 3 कोटि के आव्यूह के जो चिन्ह रहते हैं, पहली पंक्ति के अवयवों के चिन्ह प्लस माइनस प्लस, फिर दूसरी के पंक्ति के प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस।
तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के आगे प्लस का चिन्ह, दूसरे वाले अवयव के आगे माइनस, फिर तीसरे अवयव के आगे प्लस का चिन्ह आएगा। तो बाहर 1/2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, बड़ा कोष्टक शुरू, और पंक्ति का जो पहला अवयव है 2, देखिए 2 के पहले अवयव के आगे तो प्लस का ही चिन्ह आना है, तो ये रहेगा +2। अब अवयव 2 का उपसारणिक हम लिखेंगे। तो अवयव 2 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दीजिए। जो 4 अवयव बनेंगे, ये अवयव 2 जो है उसके उपसारणिक के अवयव कहलाएंगे। 1 1 8 1, 1 1 8 1। उसके बाद पहली पंक्ति का जो दूसरा अवयव है 7, उसको लिखेंगे, और दूसरे अवयव का चिन्ह आता है माइनस, तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब संख्या 7 के संगत जो उपसारणिक है उसका मान, उसको लिखेंगे। तो 7 जिस पंक्ति में है, उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ दीजिए। तो अवयव बचेंगे 1 10 1 1, 1 10 1 1। अब पंक्ति के पहली पंक्ति के तीसरे अवयव को हम लिखेंगे 1, और उसके आगे उसका चिन्ह आ जाएगा प्लस का। संख्या 1 के संगत जो उपसारणिक है उसके अवयवों को अब हम लिखेंगे। तो 1 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो ये 4 अवयव जो बचेंगे, ये संख्या 1 के संगत अब उपसारणिक के अवयव होंगे। 1 1 10 8, 1 1 10 और 8। अब इसको सरल करते हैं, बाहर 1/2 ही रहेगा, ये प्लस का 2 है। इस 2/2 कोटि के सारणिक का जब हम उत्तर का मान ज्ञात करते हैं, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा पहले करते हैं। तो 1 की गुणा 1 से करने पर 1 आएगा, फिर 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह बीच में, 8 इकन हो जाएंगे 8, फिर -7 है। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, 1 इकन 1, बीच में माइनस का चिन्ह। अब दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा, 1 की गुणा 10 से करने पर आ जाएगा 10, फिर +1, और 8 की गुणा 1 से करने पर आएगा 8, फिर माइनस का चिन्ह, और 10 इकन हो जाएंगे 10। बाहर 1/2, फिर 2, देखिए 1 में से 8 घटाएंगे तो -7, फिर माइनस का 7 है, 1 में से 10 घटाएंगे तो -9, फिर +1 की गुणा होगी, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2। ये बाहर 1/2, 2 सत्ते हो जाएंगे 14, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस के 14, 7 नम हो जाएंगे 63, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, फिर 1 की गुणा 2 से करने पर आएगा 2, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए जो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को हम पहले लिख लेंगे 63, और -14 और -2 हो जाएंगे -16। अब 63 में से हम 16 घटाएंगे, तो 13 में से 6 घटाने पर बचेगा हमारा 7, और 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो 1/2 की गुणा 47 से करनी है, तो आ जाएगा 47/2, और क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई लिख सकते हैं या वर्ग मात्रक। तो क्षेत्रफल आया है इस त्रिभुज के का 47/2। अब प्रश्न संख्या 1 के अगले भाग पर चलते हैं। प्रश्न संख्या भाग नंबर 3 है, इसमें भी हमें त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो पहले शीर्ष के निर्देशांक को हम x1 y1, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को x2 y2, और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को हम x3 y3 मान लेते हैं। अब त्रिभुज का जो सारणिक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है सारणिक के द्वारा, उसको लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणिक के अंदर पहली पंक्ति के अवयव x1 y1 1, दूसरी पंक्ति के अवयव x2 y2 1, और तीसरी पंक्ति के अवयव x3 y3 3 1। अब इन सभी मानों को हम इस सारणी के अंदर रख देंगे। पहली पंक्ति के अवयव -2 -3 और 1, दूसरी पंक्ति के अवयव 3 2 और 1, तीसरी पंक्ति के अवयव -1 -8 और 1। अब इस सारणी का मान हम ज्ञात करेंगे प्रसार करके। तो किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार हम कर सकते हैं।
तो पहली पंक्ति के अनुसार ही हम यहाँ पर प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे R1 के अनुसार, R1 के अनुसार सारणिक का, सारणिक का प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, तो बाहर 1/2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे हम। 1/2 बड़ा कोष्टक शुरू करेंगे और पहली पंक्ति का पहला अवयव है -2। और जब पहली पंक्ति के अनुसार हम इसका प्रसार करेंगे इस सारणी का, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का चिन्ह रहेगा प्लस। प्लस से शुरू करते हैं, प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस। तो पहली पंक्ति का पहले अवयव का चिन्ह रहेगा आगे प्लस, फिर बीच वाले दूसरे अवयव का चिन्ह रहेगा आगे माइनस, तीसरे वाले अवयव का चिन्ह आगे आएगा प्लस का। तो ये पहला अवयव है -2, तो -2 लिखेंगे, पर इसके आगे आएगा चिन्ह प्लस का। अब संख्या -2 के संगत जो उपसारणिक है उसको हम लिखेंगे। तो -2 जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयव छोड़ दीजिए। तो जो अवयव बचेंगे वो संख्या -2 के उपसारणिक के अवयव होंगे। 2, 1, -8 और 1। 2, 1, -8 और 1। अब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को हम लिखेंगे, -3 है ये, और इसके आगे चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के आगे चिन्ह आता है माइनस का। अब संख्या -3 के संगत अवयव उपसारणिक का मान हम लिखेंगे। तो -3 जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, और जिस स्तंभ में, उस स्तंभ को छोड़ दीजिए। जो ये चार अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 3, 1, -1 और 1। 3, 1, -1 और 1। अब पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के को लिखेंगे। तीसरा अवयव है 1, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1, और 1 के आगे चिन्ह आएगा माइनस, चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि तीसरा अवयव है। अब इस संख्या 1 के संगत जो उपसारणिक है उसको हम लिखेंगे। तो 1 जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में, उस स्तंभ को छोड़ दो। ये चार अवयव बचेंगे, ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 3, 2, 3, 2, -1, -8। ये बड़ा कोष्टक बन। अब इसको हम सरल करते हैं, तो बाहर 1/2 जैसा था हमारा वैसे ही रहेगा। ये प्लस माइनस हो जाएंगे, -2। दो मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा पहले होगी, 2 की गुणा 1 से करने पर 2 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर -8 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा -8, और यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से ही है, माइनस माइनस +8 हो जाएंगे। फिर ये कोष्टक खोलेंगे, माइनस माइनस +3। फिर मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे, 3 की गुणा 1 से करने पर 3 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे, 1 की गुणा -1 से करने पर -1 आएगा, और यहाँ माइनस चिन्ह पहले से ही है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर +1। अब -8 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 24, फिर बीच में माइनस आएगा, और 2 की गुणा -1 से करने पर -2 आएगा, पर यहाँ पर माइनस का चिन्ह पहले से ही है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। बड़ा कोष्टक बंद। बाहर 1/2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। ये -2, 8 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 10, +3, 4 में 3 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 4, प्लस -24 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 22। 1/2, -2 की गुणा 10 से करने पर -20 आएगा, फिर 3 चौक हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस 22 कन 22। अब यहाँ पर माइनस वाली संख्या माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -20 और -22 हो जाएंगे माइनस के 42, और प्लस का है 12, और -42 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 30। अब -30 की गुणा हम 1/2 से करेंगे तो 2 से 30 कटेगा 15 बार, तो ये प्लस माइनस माइनस, 1 की गुणा 15 से करने पर आ जाएगा 15। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है -15, और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसको हम +15 ही लिखेंगे। इसका ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर +15 वर्ग इकाई।
15/2। ये 15 ही है केवल। +15 हो जाएगा, माइनस चिन्ह हम छोड़ देंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दर्शाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी सररेख हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और हमको यहां पर सिद्ध करना है कि दिए गए बिंदु एक सररेख है। तो हमने कक्षा 10 में भी सीखा था, अगर किन्हीं तीन त्रिभुज, तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाता है, अगर तीन शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांकों का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें और क्षेत्रफल का मान अगर शून्य आ जाए, तब वह तीनों बिंदु सररेख होते हैं। ये हमने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है। तो यहां भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अगर इन तीन बिंदुओं से बन जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं, अर्थात एक ही रेखा पर हैं, इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखिए, शीर्ष ए जो है उसके निर्देशांक है a, b + c। तो पहले शीर्ष के निर्देशांक को हम x1 और y1 मानेंगे। दूसरा शीर्ष के जो निर्देशांक है वो है b, c + a। तो कोमे से पहले वाली संख्या x2 और कोमे के बाद वाली संख्या y2। फिर तीसरा बिंदु के निर्देशांक है c, a + b। तो यहां पर x1 हो जाएगा, x3 हो जाएगा c, और y3 हो जाएगा a + b। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक यहां पर दिए गए थे, जिनको हमने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़े सारणिक के अंदर पहली पंक्ति में x1 y1 1, दूसरी पंक्ति के अवयव x2 y2 1, तीसरी पंक्ति के अवयव x3 y3 और 1। ये मान हम यहां पर रखेंगे, बाहर 1/2 है। सारणिक के अंदर पहली पंक्ति के अवयव रखेंगे, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव a, x1 और y1 का मान है b + c और फिर है 1। उसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयव रखेंगे, x2 का मान b, फिर y2 का मान c + a और उसके बाद है 1। फिर तीसरे शीर्ष के निर्देशांक रखेंगे c, a + b और उसके बाद है 1। अब देखिए, इस सारणी को हम सारणी के गुणधर्म का उपयोग करेंगे यहां पर। तो एक सारणी का गुणधर्म होता है, अगर किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तब उस सारणी का मान शून्य होता है। ये एक सारणी का गुण होता है, उसी का उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए, पहले दूसरे स्तंभ में अगर हम, या पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ के अवयवों को अगर हम जोड़ दें, तो यहां पर हम लिखेंगे कि C1, देखिए जो स्तंभ C1 है हमारा पहला स्तंभ जो है, उसमें हम चेंज करेंगे तो तीर के चिन्ह के पहले C1, और C1 में हम C2 के संगत अवयवों को जोड़ देंगे। स्तंभ C1 के संगत अवयवों में हम स्तंभ C2 के संगत अवयवों को जोड़ देंगे। तो यह देखिए कितना आएगा, बाहर तो रहेगा 1/2 ही। अब देखिए, पहली स्तंभ का पहला अवयव है ए में दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का पहला अवयव है b + c, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा a + b + c। ये आएगा a + b + c। फिर दूसरा अवयव जैसा था वैसे ही लिख देंगे, पंक्ति का b + c। अब देखिए दूसरे, अब b में जोड़ेंगे c + a, तो ये दूसरा स्थान पर भी आ जाएगा यहाँ पर a + b + c। फिर देखिए तीसरी पंक्ति में c में हम जोड़ेंगे a + b, तो ये भी हो जाएगा a + b + c। अब दूसरे स्तंभ के अवयव जैसे थे और तीसरे स्तंभ के अवयव भी जैसे थे वैसे ही हम लिख लेंगे, b + c, उसके बाद है c + a और फिर है a + b, a + b। तीसरे स्तंभ के अवयव में है 1 1। अब देखिए, पहले स्तंभ में से अगर हम a + b + c अगर उभयनिष्ठ निकाल लें, तो यहाँ पर सब जगह 1 बच जाएगा, तो बाहर रहेगा 1/2, और हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है यहाँ पर
ए प्लस बी प्लस सी। तो किसी भी स्तंभ में से एक पंक्ति या एक स्तंभ में से पूरे एक पंक्ति या पूरे एक स्तंभ में से हम कोई सी भी एक संख्या को कॉमन निकाल सकते हैं, जो उस सारणी के गुणनफल के रूप में आ जाएगी बाहर। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो यहां पर भी एक बचेगा, एक एक एक। फिर दूसरे स्तंभ के अवयव हैं बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब आप देख सकते हैं पहले स्तंभ के जो अवयव हैं और तीसरे स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं, समरूप है, तब इस सारणी का मान रहेगा शून्य। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि C1 तथा पहला स्तंभ C1 और तीसरा स्तंभ C3 समरूप हैं, समरूप हैं, इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो बाहर 1/2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और गुणा इस सारणी का मान हो जाएगा शून्य, क्योंकि इसके पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसे हैं। अब 1/2 की गुणा ए प्लस बी प्लस सी का गुणनफल 0 के साथ करेंगे तो उत्तर भी आएगा हमारा 0। तो इस सारणी का मान आ गया है, इस दिए गए शीर्षों से जो त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल आया है शून्य। तो क्षेत्रफल शून्य आने का मतलब है कि तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं। ये किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे, ये केवल एक ही रेखा पर स्थित है, इसका मतलब ये है। अतः बिंदु ए बी तथा सी सररेख है, सररेख है। तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 3। प्रश्न संख्या 3 है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। कि प्रश्न संख्या 3 में जितने भी भाग हमको दिए गए हैं वहां पर हमें k का मान ज्ञात करना है, क्योंकि शीर्षों के निर्देशांक में देखिए भुज के स्थान पर यहाँ पर पहले शीर्ष के निर्देशांक का जो भुज है उसमें दिया है k। तो इस k का मान हमको ज्ञात करना है, और पहले ही बता दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। तो जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं, तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तो हमको दिए गए हैं और बताया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4, और इस k का मान ज्ञात करना है जो शीर्ष बिंदु के निर्देशांक में आ रहा है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पहले से ही दिया जाता है, तब उसका मान, उस संख्या का मान हम प्लस और माइनस दोनों में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए पहले शीर्ष के निर्देशांक को हम x1 y1, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को x2 y2, और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को हम x3 y3 कहते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हमको दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है 4 वर्ग इकाई। तो जब हमें प्रश्न में क्षेत्रफल दिया जाता है तब उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान हम मानकर लिखकर चलते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर, 1/2 बड़े कोष सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1 लिख लेंगे, बराबर में प्लस माइनस 4 रखेंगे, और बाहर 1/2 जैसा था वैसे ही रखेंगे। x1 का मान है यहाँ पर k, और y1 का मान 0 और 1। फिर उसके बाद x2 का मान है 4, y2 का मान 0 और उसके बाद 1। x3 का मान है हमारा 0 और y3 का मान है 2, और तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है 1, बराबर में है हमारा प्लस माइनस 4। अब देखिए ये 1/2 जो है इधर बाएं पक्ष में भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में, तो 2 की गुणा प्लस माइनस 4 से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 8। तो ये सारणी इधर बाएं पक्ष में जैसा था उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, k01 k01, दूसरी पंक्ति के अवयव k04 401, फिर इसके बाद 021 021, बराबर का चिन्ह, और देखिए 2 उधर गुणा कर लेगा तो प्लस माइनस हो जाएंगे 8, 4 दूनी 8। अब इस सारणी का मान हम ज्ञात करेंगे दूसरे स्तंभ के अनुसार प्रसार करके, क्योंकि दूसरे स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य है, देखिए 2 शून्य है, तो इन शून्य पर के संगत उस सारणी का मान हो जाएगा 0, और केवल अवयव 2 पर ही हमें इस सारणी का मान मिल जाएगा।
तो अब लिखते हैं C2 के अनुसार, दूसरे स्तंभ C2 के अनुसार अनुसार प्रसार करने पर, अब दूसरे स्तंभ के अनुसार, तो इसके चिन्ह हो जाएंगे। देखिए पहली पंक्ति के चिन्ह रहते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये पहले 3 बाई 3 कोटि के सारणी के चिन्ह रहते हैं। तो दूसरे स्तंभ के अनुसार हम प्रसार कर रहे हैं, तो पहले अवयव का चिन्ह माइनस, दूसरे का प्लस और तीसरे का माइनस रहेगा। तो दो के आगे चिन्ह आएगा माइनस का। संख्या दो के संगत हम उपसारणिक लिखेंगे। तो दो जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। जो चार अवयव बचे हैं ये इसके संगत उपसारणिक के अवयव होंगे। तो यहाँ बचा है के, एक और चार और एक, बराबर है प्लस माइनस 8। बाहर रहेगा -2, एक की गुणा के से करेंगे तो के आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, 4 एकन 4, बराबर में प्लस माइनस 8। अब देखिए माइनस का 2 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो k-4 बराबर, तो यहां पर देखिए प्लस माइनस 8, 8 जो है प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो इसको हम देखिए दो बार लिख सकते हैं कि बाएं पक्ष के बराबर में एक बार +8 रख लेंगे और फिर बाएं पक्ष -2 k-4 के बराबर में एक बार -8 रखेंगे। तब हमें के दो मान प्राप्त होंगे। तो -2 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो k-4 बराबर +8 बटा -2। तब k-4 बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, -2 से 8 को भाग करेंगे आ जाएगा 4। फिर माइनस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो +4। तो -4 +4, ये कट कर आ जाएगा k का मान हमारा 0। फिर अगर हम इसको हल करें बाएं पक्ष में, क्षेत्रफल जो है अगर -8 होता तो -2 इधर गुणा में, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो -8 बटा -4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 दूनी 8। तो k-4 बराबर 2, माइनस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा +4। तो 4 और 2 आ जाएंगे 6। तो इस, तो यहाँ पर k का मान हमको ज्ञात करना था, तो k के मान आ गए हैं यहाँ पर, एक 0 आया है और एक आया है 6। तो दोनों ही इस प्रश्न के हो जाएंगे सही उत्तर। k बराबर 0 और k बराबर 6 हो जाएंगे इस प्रश्न के उत्तर। तो k का मान यदि 0 हो या फिर 6 हो, दोनों ही कंडीशन में, अगर 0 होगा तब भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आएगा। अगर k का मान रहेगा यहाँ पर 6, तब भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आएगा। एक बार प्लस का 4 आएगा और एक बार माइनस का 4। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का भाग नंबर 2। यहाँ पर भी एक तीसरे शीर्ष में हमें k दिया गया है निर्देशांक के रूप में। इस k का मान हमको ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी है 4 वर्ग इकाई। तो हम इसको पहले लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, सारणी की पहली पंक्ति के अवयव x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये सारणी की मदद से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए प्रश्न में क्या दिया है हमको, कितना दिया है, 4 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई। तो जब प्रश्न में हमें क्षेत्रफल दिया जाता है तो उसका धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों लेकर हम चलते हैं बराबर में। देखिए 1/2 जैसा था वैसे ही रखेंगे। और यहाँ पहले शीर्ष के निर्देशांक को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को x2 y2 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को x3 y3 हम मानते हैं। x1 का मान -2, फिर 0 1, x2 का मान 0, y2 का मान 4 और 1, फिर x3 का मान 0, y3 का मान k और उसके बाद 1। अब इस सारणिक का प्रसार करके हम मान ज्ञात करेंगे, बराबर में है +-4। अब देखिए दो भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 2 की गुणा हो जाएगी +-4 से, यानी कि 8 आ जाएगा। और इस बाएं पक्ष में जो सारणिक है इसका हम प्रसार करेंगे, तो पहले इस स्तंभ में देखिए 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर
इस अवयव पर भी हमको मान शून्य मिलेगा और तीसरे अवयव पर भी मान शून्य मिलेगा। केवल -2 पर ही हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर तो पहले स्तंभ के अवयव प्लस माइनस प्लस ये चिन्ह होते हैं, पहले अवयव के आगे प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का, फिर प्लस का। तो 2 - 2 के आगे चिन्ह आएगा प्लस का। तो बाहर 1/2 जैसा था वैसे ही लिख देंगे, बड़े कोष्टक में -2 के आगे चिन्ह आएगा प्लस का। फिर संख्या -2 के संगत उप सारणिक के अवयव हम लिखेंगे। तो -2 जिस पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहले स्तंभ में है, पहले स्तंभ को छोड़ दो। तो ये 4 अवयव इसके संगत उप सारणिक के अवयव होंगे, 4 1 के 1, 4 1 और के 1। उसके बाद हम दूसरी पंक्ति या तीसरे स्तंभ, देखिए पहले स्तंभ के दूसरे पंक्ति, दूसरा अवयव है पंक्ति स्तंभ का दूसरा अवयव 0, तीसरा अवयव भी 0। यहाँ पर हमको मान शून्य ही प्राप्त होंगे, तो इनको हम ले ही लिखेंगे। और बराबर में है +-4, 2 भाग में उधर जाएगा गुणा में, प्लस माइनस हो जाएंगे -2 और सारणिक के अंदर 4 - 1 के माइनस, यह है 4 1 और के 1 बराबर में ये हो जाएगा +-8। बाहर -2 ही रहेगा। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो 4 × 4, बीच में माइनस का चिन्ह, के की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा के, बराबर में +-8। तो एक बार हम प्लस का 8 रखेंगे और एक बार माइनस का 8। तो -2 4 के बराबर 1 आ जाएगा +8। फिर बाएं पक्ष के बराबर में -2 4 के बराबर एक बार रखेंगे हम -8। तो के का मान ज्ञात करते हैं, -2 इधर गुणा में, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। 4 के बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 चौक 8। अब माइनस के दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का, के हो जाएगा, और -4 बाएं पक्ष में आएगा +4। तो के बराबर 4 + 4, तो के का मान आ जाएगा 8। अब दूसरे मान को भी हल कर लेते हैं, -2 इधर गुणा में, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो -8 बटा -2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 चौक हो जाएंगे 8। ये माइनस के दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस, के बाद यहां पर देखिए ये प्लस का है, प्लस का 4 जब बाएं पक्ष में आएगा तो -4 बन जाएगा। माइनस के बराबर 2 से 8 को भाग करेंगे 4, ये माइनस का के दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का के, और 4 बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो के बराबर 4 - 4, तो के का मान आ गया है यहाँ पर 0। तो जब के का मान 0 या 8 होगा तब इस सारणिक का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 वर्ग इकाई आएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है हमारी, इसमें हमको बताया गया है भाग नंबर 1 में सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हमने कक्षा 11 में दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र पढ़ा था, पर यहाँ पर हमें दो बिंदु तो दिए गए हैं, जिन दो बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको सारणिक का प्रयोग करके ज्ञात करना है, किसी सूत्र का उपयोग नहीं करना। किसका प्रयोग करना है? सारणिक का। तो हम लिखते हैं यहां पर, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा कि x1 y1 तथा x2 y2 ये दो बिंदु के निर्देशांक हैं, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक के रूप में होता है, ये x1 y1 एक, x2 y2 एक, और फिर तीसरी पंक्ति के अवयव रहते हैं x y और 1 बराबर में 0। तो अगर हमारे पास दो बिंदु के निर्देशांक दिए जाए और दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना हो, तो इस सारणी के सूत्र का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु है हमारे 1 और 2, तो पहले को x1 y1, फिर 3,6 है तो x2 और y2,
ये चारों मान हम यहाँ पर रखेंगे। अब क्या आ जाएगा, 1 2 1, फिर 3 6 1, और उसके बाद तीसरी पंक्ति के अवयव x y और 1 बराबर में 0। अब जब भी हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और ये सूत्र लगाएंगे, तब हमें इस सारणी का प्रसार इस तीसरी पंक्ति के अनुसार ही किया करेंगे। तो तीसरी पंक्ति के अनुसार जब हम इस सारणी का प्रसार करेंगे, तो पहले अब पंक्ति का तो तीसरी पंक्ति का पहले अवयव के आगे प्लस का चिन्ह, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा। देखिए चिन्ह लिख लीजिए एक बार। पहले पंक्ति के अवयव के अवयवों के चिन्ह रहते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर आता है प्लस माइनस प्लस। तो तीसरी पंक्ति के अवयवों के जो चिन्ह रहेंगे प्लस माइनस प्लस रहेंगे। अब लिखते हैं R3 के अनुसार, R3 के अनुसार अनुसार सारणिक का मान ज्ञात, सारणिक का प्रसार करने पर तो देखिए बाहर, जब ये पहला अवयव है इसका x, तो x के आगे प्लस का चिन्ह रहेगा x, और x जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो पहली तीसरी पंक्ति के अवयव छोड़ दो और पहले स्तंभ के अवयव जोड़ दो, तो इसके संगत जो उपसारणिक है उसका मान आपको उसके अवयव मिल जाएंगे। 2 1 6 1, 2 1 6 1। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है बाई, तो बाई लिखेंगे और बाई के आगे चिन्ह आएगा माइनस का, और इस संख्या बाई के संगत जो उपसारणिक है उसके अवयवों को लिखेंगे बाई। तीसरी पंक्ति में इसे छोड़ दो और दूसरे स्तंभ में है इसको छोड़ दो, तो अब ये बचेंगे 1 3 1 1, 1 3 1 1। फिर उसके बाद है तीसरा अवयव है 1 1, लिखेंगे 1 के आगे चिन्ह आएगा प्लस का, और इसके संगत जो उपसारणिक रहेगा वो रहेगा, ये तीसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति छोड़ो और तीसरा स्तंभ छोड़ो, तो अब ये बचेंगे 1 2 3 6, 1 2 3 6, और बराबर में चल रहा है हमारा 0। तो ये x इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, 2 1 2, बीच में माइनस का चिन्ह, 6 1 6, फिर माइनस बाई मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे, 1 की गुणा 1 से करने पर 1, बीच में माइनस का चिन्ह, 3 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3 प्लस 1, और 6 की गुणा 1 से करने पर 6 आएगा, बीच में माइनस, 3 दूनी 6 बराबर में 0। तो अब यहाँ 2 में से 6 घटाएंगे तो -4, 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -2, प्लस 6 में से 6 घटाएंगे 0 बराबर 0। तो -4 की गुणा x से करेंगे तो -4x, -2 की गुणा -y से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएंगे, और 1 की गुणा 0 से करने पर 0 और बराबर में 0। तो ये माइनस का 2xy दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का, ये माइनस का 4x दूसरे पक्ष में जाकर हो जाएगा प्लस का 4x। तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 4x। अब देखिए इस समीकरण को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा तो लिखते हैं 2 से भाग देने पर, तो 2 1 2 y आएगा, 2 दूनी 4x। तो ये आ गया है हमारा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा का समीकरण, y बराबर 2x, या इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2x, ये प्लस का y दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस y बराबर में 0। ये दोनों ही आपके इस प्रश्न के उत्तर होंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 का 4 का दूसरा भाग है। सारणिकों का प्रयोग कीजिए, बिंदु 3 1 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले बिंदु के जो निर्देशांक है उसको हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 हम कहते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको लिखना है, सारणिक का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सूत्र पहले, x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण
वो रहता है सारणिक के रूप में x1 y1 एक, x2 y2 एक, और तीसरी पंक्ति के अवयव x y और एक बराबर में 0। ये सूत्र है सारणिक के माध्यम से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सभी मान हम यहाँ पर रखेंगे अब। तो x1 का मान 3, y1 का मान 1 और फिर तीसरा अवयव भी 1 है। x2 का मान 9, फिर 3 और फिर तीसरा अवयव 1 है। x y और 1 तीसरी पंक्ति के अवयव को जैसा था वैसे ही लिखेंगे बराबर में 0। अब हम जब समीकरण ज्ञात करना है तो तीसरी पंक्ति में x और y आ रहे हैं, तो तीसरी पंक्ति के अनुसार ही हम इस सारणी का प्रसार करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे R3 के अनुसार, R3 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, प्रसार करने पर तो पंक्ति का पहला अवयव x, इसके चिन्ह आएंगे प्लस माइनस प्लस। तो पंक्ति का पहला अवयव x, इसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर x के संगत जो उपसारणिक है उसके अवयव होंगे x, तीसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति को छोड़ो, पहले स्तंभ में पहले स्तंभ को छोड़ दो। अब ये बचे हैं 1 1 3 1, 1 1 3 1। उसके बाद तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव y, इसके आगे चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस y, और y के संगत जो सारणिक है उसके अवयव लिखेंगे हम, उपसारणिक जो है। ये दूसरे स्तंभ में दूसरा स्तंभ छोड़ो, तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ पंक्ति छोड़ो। अब ये बचेंगे 3 9 1 1, 3 9 1 1। फिर पंक्ति का तीसरा अवयव है 1, 1 के आगे प्लस का चिन्ह। अब संख्या 1 के संगत जो उपसारणिक है, ये तीसरा स्तंभ छोड़ो, तीसरी पंक्ति छोड़ो, तो अब ये बचेंगे 3 1 9 3, 3 1 9 3 और बराबर में 0। अब इस सारणिक का हल करेंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा एक की गुणा एक से करने पर 1, बीच में माइनस 3 इकन 3, फिर माइनस बाई, फिर 3 की गुणा एक से करने पर 3, माइनस का चिन्ह, 9 की गुणा एक से करने पर आ जाएगा 9, प्लस 1। अब 3 तिया हो जाएंगे 9, बीच में माइनस का चिन्ह, और 9 इकन 9 बराबर 0। अब x 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, फिर माइनस बाई 3 में से 9 घटाएंगे तो -6, प्लस 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बराबर 0। -2 की गुणा x से करने पर -2x, -6 की गुणा -22 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 की गुणा 22 से करने पर 6y, फिर 1 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 0। अब ये आया है -2x, दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, तो 6y बराबर 2x। इस समीकरण को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग देने पर, भाग देने पर तो 2 तिया हो जाएंगे 6, तो 3y बराबर 2 इकन 2 और x। तो या तो ये समीकरण होगी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, या इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3y दूसरे पक्ष में जाएगा तो -3y बराबर में 0। ये हो गया है प्रश्न संख्या 4 के दूसरे भाग का हल। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। यदि शीर्ष के निर्देशांक देखिए 2 कोमा -6, 5 कोमा 4 और k कोमा 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 35 वर्ग इकाई, तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 5 में हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। एक निर्देशांक के शीर्ष, एक शीर्ष के निर्देशांक में यहाँ k दिया गया है, इस k का मान हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 35 वर्ग इकाई दिया गया है, तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अब ये होता है किसी त्रिभुज के सारणिक के द्वारा, सारणिक के माध्यम से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। क्षेत्रफल हमको दिया गया है 35। जब हमको क्षेत्रफल दिया जाता है तो उसका प्लस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, तो बराबर में प्लस माइनस 35 हो जाएगा। ये 1/2 है, 2 इधर गुणा में है और दूसरी तरफ इधर भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में, तो 35 दूनी हो जाएंगे 70। अब इनका मान रखते हैं यहाँ पर। x1 का मान है 2, y1 का मान -6, फिर अवयव 1।
5 4 और 1, फिर तीसरा के 4 और 1, बराबर में 35 दूनी हो जाएंगे 70, प्लस माइनस 70। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले पंक्ति के अनुसार ही हम इस सारणिक का प्रसार कर देंगे। तो लिखते हैं R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का प्रसार करने पर, तो पहली पंक्ति के अवयवों के जो चिन्ह रहते हैं प्लस माइनस, प्लस आएगा तो पहले संख्या 2 के आगे प्लस का चिन्ह, वो हम लिखेंगे नहीं। अब संख्या 2 के संगत जो उपसारणिक है उसके अवयवों को लिखेंगे, तो दो पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति को छोड़ो, पहले स्तंभ में उसको छोड़ो, तो अवयव है 4 1 4 1, 4 1 और 4 1। इसके बाद दूसरा अवयव है माइनस का 6, पर दूसरे अवयव के आगे चिन्ह आता है माइनस का। अब संख्या -6 के संगत उपसारणिक को हम लिखेंगे। -6 पहली पंक्ति में है, इसको छोड़ दो, दूसरे स्तंभ में है, उस दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। अब ये बचेंगे 5 के और 1 और 1। उसके बाद अगला अवयव है 1 और 1 के आगे आएगा प्लस का चिन्ह। संख्या 1 के संगत उपसारणिक जो रहेगा, ये पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, अवयव बचेंगे 5 4 और के 4, बराबर में है प्लस माइनस 70। अब देखिए 4 एकन हो जाएगा 4 और 4 एकन 4, जब यहाँ बाहर रहेगा 2, सारणिक को हल करेंगे, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर ये कोष्टक हम खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 6, और फिर इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले मुख्य विकर्णों की अवयवों की गुणा होगी, 5 की गुणा 1 से करने पर 5, और फिर के की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा के, तो 5 बीच में माइनस और फिर के। फिर तीसरा अवयव प्लस का 1 है, प्लस 1 और ब्रैकेट में आएगा 5 चौक 20 और 4 की गुणा के से होगी, फिर 5 चौक 20 बीच में माइनस 4 के बराबर में है प्लस माइनस 70। अब देखिए 4 में 4 घटाएंगे 0, 0 की गुणा 2 से करने पर 0 आ जाएगा, 6 पंजे हो जाएगा 30 और माइनस का 6 के, प्लस 1 की गुणा 20 से करने पर 20 आएगा, फिर 1 की गुणा -4 के से करेंगे तो -4 के बराबर प्लस माइनस 70। अब देखिए 20 और 30 हो जाएंगे 50, और -6 के -6 4 के हो जाएंगे -10 के, बराबर में प्लस माइनस 70। एक बार दाहिने पक्ष में हम प्लस 70 रखेंगे और एक बार -70, तो 50 -10 के बराबर प्लस 70, और एक बार 50 -10 के बराबर -70, तो माइनस का 10 के बराबर 20, 70 है, प्लस का 50 उधर जाएगा -50, तो -10 के बराबर, अब 70 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा 20। अब -10 इधर गुणा में दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो -10 से जब हम 20 को भाग करेंगे, माइनस प्लस माइनस 10 दूनी हो जाएगा 20, तो के का मान आ गया है -2। फिर ये -10 के, ये प्लस का 50 दूसरे पक्ष में जाएगा -50, तो -10 के बराबर -50 और -70 हो जाएंगे -120, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 गुणा में है उधर जाएगा भाग में, तो हम 10 से जब 120 को भाग करेंगे तो बचेगा 12, तो के का मान आ गया है 12 और -2। तो देखिए किस विकल्प में दो मान दिए गए हैं, 12 और -2, वही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 12 और -2, 12 और -2, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्लस के 12 है और माइनस का 2 है, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो चुकी है, और इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। यहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं, जो आप परीक्षा के समय रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज 4.3 के साथ।